प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में। कक्षा 12th के सब्जेक्ट जीव विज्ञान की इस ऑनलाइन क्लास में हम आज पढ़ेंगे सूक्ष्म मात्रिक तत्वों के बारे में। सूक्ष्म मात्रक तत्व बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 8 पादपों में खनिज पोषण से संबंधित है। इस लेसन का ये 5वां वीडियो है। इससे पहले हम कुल 4 वीडियो के माध्यम से गुरुमात्रिक तत्वों के बारे में, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों का वर्गीकरण और पादपों में उपस्थित या पादपों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की विभिन्न विधियाँ, जिनके माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं कि इन पादपों में इन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि हमने वीडियो नंबर 2nd में पढ़ा था कि खनिज पोषक तत्वों को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। किसके आधार पर? उन तत्वों की आवश्यकता के आधार पर, कितनी मात्रा में आवश्यकता होती है उसके आधार पर। वे तत्व जिनकी आवश्यकता 1 से 10 मिलीग्राम या इससे अधिक होती है, उनको हमने गुरुमात्रिक तत्वों की श्रेणी में रखा था। जबकि वे तत्व जिनकी आवश्यकता 1 मिलीग्राम पादप भाग से भी कम होती है, हम उसको सूक्ष्म मात्रिक तत्व के रूप में पढ़ते हैं। या फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये माइक्रो एलिमेंट है। माइक्रो एलिमेंट कुल 8 प्रकार के देखे थे, जिनमें मैग्नीज, लोहा, जिंक, मोलिब्डेनम, निकल, क्लोराइड, बोरॉन और कॉपर है। इसमें से इन 3 तत्वों के बारे में डिस्कस करेंगे आज। अगले 5 तत्वों के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले सूक्ष्म मात्रिक तत्वों के रूप में पहला और खनिज पोषक तत्वों के रूप में ये 8वां एलिमेंट है। 7 एलिमेंट, जिसमें से 6 एलिमेंट हमने व्रत खनिज पोषक तत्वों के रूप में पढ़े थे और 3 अखनिज पोषक तत्वों के रूप में हमने पढ़े थे। तो तीनों को साथ में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पढ़ा था। मैग्नीज, जिसे Mn के रूप में लिखा जाता है, आपको ज्ञात होगा कि ये एक ऐसा तत्व है जिनकी परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाता है। ये +2 से लगा करके +7 तक संयोजकता दर्शाता है। मृदा में मैग्नीज ऑक्साइड के रूप में ये उपस्थित होता है। अवेलेबिलिटी या उपलब्धता के बारे में बात करें तो पादप को किस रूप में दिखाई मिलता है? ये MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड के रूप में। इस तत्व का अवशोषण Mn+2 के रूप में होता है। ये परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाता है, +1 से लगा करके +7 तक दर्शाता है। लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा +2 के रूप में इसका अवशोषण होता है, उपभोग होता है। मैग्नीज की पादप को आवश्यकता क्यों होती है? इसका महत्व क्या है? मैग्नीज पादप की वृद्धि में किस प्रकार से सहायक है, किस प्रकार से इसके जीवन चक्र को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण होता है? तो नंबर 1, ये श्वसन क्रिया में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के एंजाइमों का कैटालिटिक के रूप में प्रयुक्त होता है। नाइट्रोजन के उपापचय में मैग्नीज की भूमिका होती है। नाइट्रोजन के उपापचय के लिए नाइट्रेट रिडक्टेज नामक एंजाइम प्रयुक्त होता है। उस नाइट्रेट रिडक्टेज में फेरम के साथ में मैग्नीज एक्टिवेटर के रूप में प्रयुक्त होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। इस फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है। C6H12O6 बनता है।
कार्बन डाइऑक्साइड को अपचित करने के लिए हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है और ये हाइड्रोजन पादप को कहाँ से मिलती है? जल के अपघटन के द्वारा। क्योंकि फोटोसिंथेसिस में प्रकाश प्रयुक्त होता है, उस प्रकाश की सहायता से जल का अपघटन होता है। इस क्रिया को जल का प्रकाशिक अपघटन कहते हैं। सेकंड जो महत्व लिखा हुआ है, जल का प्रकाशिक अपघटन, सामान्य अपघटन नहीं, प्रकाशिक अपघटन। इस अपघटन के फलस्वरूप क्या होगा? जल टूट करके दो तो बनाता है, प्रोटॉन, और एक नवजात ऑक्सीजन बनाता है। ऑक्सीजन का एक परमाणु बढ़ेगा। जब जल का दूसरा अणु अपघटित होगा तो दो प्रोटॉन उसके, तो कुल कितने हो गए? 4 प्रोटॉन, और उसका भी एक ऑक्सीजन पहले वाले ऑक्सीजन के साथ में मिलकर के आणविक ऑक्सीजन का निर्माण करता है। पहले था परमाणुक और अब क्या बन गया? आणविक ऑक्सीजन, जो कि फोटोसिंथेसिस का एक बाई प्रोडक्ट है, सह उत्पाद है। जब तक जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं होता तब तक प्रकाश संश्लेषण की नेक्स्ट स्टेप, जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, वो नहीं होता। और कार्बनिक अम्ल का निर्माण कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के द्वारा ही होता है, जो कि क्रिया इस अपघटन के अभाव में अनुपस्थित होती है। मैग्नीज क्या रोल करता है? तो मैग्नीज इस जल का अपघटन करने के लिए यहाँ पर कैटालिटिक के रूप में या एंजाइम सक्रिय के रूप में प्रयुक्त होता है। तो हम जब जल का प्रकाशिक अपघटन की अभिक्रिया लिखते हैं तो जल से प्रोटॉन बना, ऑक्सीजन बनी, Mn और Cl साथ में लिखते हैं। तो ये थे मुख्य रूप से 4 कार्य जो मैग्नीज के द्वारा प्लांट में संपन्न होते हैं। बात करते हैं कि इसकी कमी हो जाए उस स्थिति में पादप में कौन कौन से लक्षण विकसित होते हैं। तो नंबर फर्स्ट, युवा पर्ण के अंतर्गत हरिमाहीनता विकसित होती है। कौन सी पर्ण में? युवा पर्ण, जो भी प्रारंभ में विकसित हो रही है। सेकंड, मैग्नीज की कमी के कारण पादपों की जड़ का विकास कम मात्रा में होता है। जड़ का फैलाव अधिक होगा, उसकी लंबाई अधिक होगी, तो जल का अवशोषण और खनिज लवणों का अवशोषण क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। फलस्वरूप पादप अवशोषण जब अधिक करेगा तो ग्रोथ भी ज़्यादा होती है। जड़ का विकास कम हो गया, अवशोषण क्षेत्रफल कम हो जाता है। इस तत्व की कमी के कारण 2 मुख्य रोग विकसित होते हैं जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। एक तो है मटर का मास स्पॉट रोग और दूसरा है जई में ग्रे स्पिक रोग। ये दोनों प्रकार के रोग मैग्नीज की कमी के फलस्वरूप एक तो मटर में विकसित होता है और दूसरा जई में उत्पन्न होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी तत्व की कमी के कारण मटर का मास स्पॉट रोग उत्पन्न होता है, या फिर जब किस तत्व की कमी के कारण मटर का मास स्पॉट रोग उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर क्या होता है? मैग्नीज की कमी के कारण। सूक्ष्म मात्रक तत्वों की श्रेणी में दूसरा जो तत्व है वो है लोहा, या हम इसको आयरन भी लिख सकते हैं, लोहा अथवा आयरन। आपने एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ी होगी, उसमें आयरन एक विशेष वर्णक का भाग होता है जिसको नाम देते हैं हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के अंतर्गत उपस्थित आयरन ही ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है। हमें अर्थात प्राणियों को उस आयरन की पूर्ति पादपों के द्वारा होती है। तो पादपों में आयरन का अवशोषण होगा, उसका उपभोग होगा, प्रोडक्ट बनेंगे और इसी आयरन को प्राणियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। आयरन का सोर्स है मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के एस्क और रिसाइक्लिंग प्रोसेस के द्वारा होता है। एस्क में जैसे हेमेटाइट है, विघटन क्रिया के द्वारा आयरन ऑक्साइड के रूप में मुक्त हो जाएगा या फिर अपनी अन्य यौगिकों में परिवर्तित हो जाएगा, लवण में बदल जाएगा और उस लवणों को पादपों के द्वारा अवशोषण किया जाता है। आयरन 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है, +2 और +3। +2 की संयोजकता को फेरस नाम देते हैं, जबकि
+3 की संयोजकता वाला को फेरिक कहते हैं। प्रकृति में आयरन फेरस और फेरिक के रूप में अवेलेबल होता है, दोनों ही रूप उसकी है, लेकिन फेरस तुरंत प्रभाव से ऑक्सीकृत हो जाने के कारण वो फेरिक में बदल जाता है। तो अधिकांश मात्रा है वो कौन सी है? फेरिक के रूप में, कम मात्रा है वो फेरस के रूप में। अधिकांश आयरन फेरिक रूप में अवेलेबल होने के कारण पादप इसी रूप में इसका अवशोषण करेगा, जैसे फेरिक नाइट्रेट है, फेरिक क्लोराइड है इत्यादि रूप में इसका अवशोषण कर रहा है। लेकिन पादपों में इसका उपभोग हमेशा फेरस के रूप में होता है। उपभोग किस रूप में होगा? फेरस के रूप में। उपावश्य प्रयुक्त क्रिया प्रयुक्त हो रहा है वो कौन से रूप में हो रहा है? फेरस के रूप में हो रहा है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि पादपों में आयरन का उपभोग किस रूप में होता है या फिर अवशोषण किस रूप में होता है? तो दोनों का आंसर अलग अलग प्रकार का हो गया। ये ठीक इसी प्रकार का है जिस प्रकार से फास्फोरस का अवशोषण तो अकार्बनिक रूप में होता है, लेकिन उपभोग कार्बनिक रूप में हो जाता है। आयरन का रोल पादप के लिए क्या है, किस रूप में प्रयुक्त होता है? नंबर फर्स्ट, आयरन सेल डिवीजन के लिए आवश्यक है। आयरन श्वसन क्रिया में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के एंजाइम, श्वसन क्रिया का सेकंड पार्ट जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के नाम से जानते हैं, उसमें प्रयुक्त होने वाले विभिन्न कॉम्प्लेक्स जो कुल 5 प्रकार के होते हैं, उस 5 कॉम्प्लेक्स में ये साइटोक्रोम के रूप में पाया जाता है। साइटोक्रोम का मुख्य घटक क्या है? फेरिक। और ये करेगा क्या? इलेक्ट्रॉन ईटीएस के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने का कार्य करता है। श्वसन क्रिया के अंतर्गत किसी भी पदार्थ का, मान लो कार्बोहाइड्रेट है, तो सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा और पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए के माध्यम से करेब चक्र में प्रवेशित होता है। और करेब चक्र में सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ में मिलकर के सिट्रिक एसिड का निर्माण करता है। उस समय उस करेब चक्र में आयरन कैटेलिटिक के रूप में प्रयुक्त होता है, वो प्रेरक वर्धक के रूप में प्रयुक्त होता है। जब हम करेब चक्र को पढ़ेंगे तो वहाँ पर कई बार हम Fe+3 Fe+3 लिखेंगे, तो वहाँ पे किस रूप में काम आ रहा है? एंजाइम सक्रिय के रूप में। साइटोक्रोम में ये 2 रूप में परिवर्तित होता है, +2 और +3। इस रूप में परिवर्तन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को नेक्स्ट स्टेज में पहुंचाता है। पहुंचाएगा कैसे? फेरिक किसी भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो इसका ऑप्शन होगा, जिसके फलस्वरूप किस रूप में बदलेगा? वो +2 के रूप में बदलेगा। और जैसे ही फेरस का ऑक्सीकरण होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन को वो त्यागेगा, तब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फेरिक में। आयरन फेरिक और फेरस में अंत परिवर्तन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। तो दूसरे ए कॉम्प्लेक्स से इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, मान लेते ए से इलेक्ट्रॉन बी ने ग्रहण किया, ऑक्सीकरण अपचयन की क्रिया हुई, बी से फिर वो किसको आगे जाएगा? सी को, सी से फिर आगे किसको जाएगा? डी को। तो इस प्रकार से ईटीएस में कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से होते हुए इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 5th तक पहुंचता है। ये सिस्टम कहलाता है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। ठीक इसी प्रकार से प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अंतर्गत 2 प्रकार की क्रिया होती है, जिसको हम फास्फोरिलीकरण कहते हैं, चक्रीय फास्फोरिलीकरण और अचक्रीय फास्फोरिलीकरण, या PS फर्स्ट और PS सेकेंड। उसमें भी इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में साइटोक्रोम प्रयुक्त होता है, तो उसमें भी Fe या आयरन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो हम लिख सकते हैं कि श्वसन क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में आयरन प्रयुक्त होता है। हालांकि कोशिका में या पादपों में आयरन का स्थानांतरण नहीं होता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर नहीं होता। कैसे? जैसे कोई पर्ण आधारीय पर्ण है, इसको प्रौढ़ पर्ण नाम लिया जाता है, और इसके शीर्ष भाग पर विकसित होने वाली पर्ण को युवा पर्ण कहते हैं। आपने देखा होगा कि जो नई पर्ण विकसित होती हैं वो हल्के लाल रंग की या पीले रंग की होती है, हरे रंग की नहीं होती। लेकिन कुछ समय के बाद में ही ये पर्ण गहरे हरे रंग में परिवर्तित हो जाती है।
तो जो प्रारंभिक पर्ण है उसको प्रौढ़ पर्ण, युवा पर्ण नाम दिया जाता है, तरुण पर्ण नाम दिया जाता है। मैग्नीशियम एक ऐसा तत्व है जो प्रौढ़ पर्ण में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वो पहले बनी हुई थी। तो होगा क्या, इस युवा पर्ण निर्मित होने के पश्चात इसमें क्लोरोफिल की संश्लेषण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, तो वो जड़ से मैग्नीशियम को अवशोषित करेगा, तो धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचेगा। फलस्वरूप इसमें क्लोरोफिल विकसित नहीं होंगे। जब तक क्लोरोफिल विकसित नहीं होते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती, फलस्वरूप भोजन के अभाव में पर्ण दुर्बल हो जाती है, वीक हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसके लिए क्या होता है कि अन्य भागों से मैग्नीशियम को अवशोषित किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है मैग्नीशियम को। अब वो अन्य भाग कौन से हुए, प्रौढ़ पर्ण जो गिरने वाली है, जिसकी जीर्णता आ चुकी है, तो उसमें क्या होगा, क्लोरोफिल का विघटन हो जाएगा, मैग्नीशियम रिलीज हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, और वो मैग्नीशियम प्रौढ़ भाग की, तरुण भाग की ओर स्थानांतरित हो जाता है। तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें मैग्नीशियम का स्थानांतरण हो रहा है, संसरण हो रहा है। तो ठीक इस प्रकार की प्रक्रिया आयरन के अंतर्गत नहीं पाई जाती। सामान्य तौर पर पतझड़ के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि पतझड़ से पूर्व जितने भी आवश्यक तत्व है, जिनकी आवश्यकता पादप के लिए बहुत अधिक होती है, उनका पुनः अवशोषण हो जाता है और बाकी भाग उस पादप पर्ण के साथ में बाहर निकल जाता है। तो संसरण की प्रक्रिया आयरन के लिए पादपों में नहीं पाई जाती। क्रोमेटिन डीएनए भाग, केंद्र का केंद्रीय भाग, जहाँ पर डीएनए एक गुणसूत्र थ्रेड नुमा संरचना के रूप में पाए जाते हैं, क्रोमेटिन, और एक पादप प्रोटीन होती है जिसको नाम देता है फाइटोफेरिटिन। फाइटोफेरिटिन ये क्या है, एक प्लांट प्रोटीन है, इसमें भी आयरन प्रेजेंट होता है। इसके अतिरिक्त एकोनिटीज जो कि क्रेब चक्र में प्रयुक्त होने वाले एक एंजाइम है, कैटेलेज और पेरोक्सिडेज एंजाइम के सक्रिय के रूप में भी आयरन प्रयुक्त होता है। अर्थात आयरन इलेक्ट्रॉन परिवहन और सक्रिय तत्वों के रूप में सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाला तत्व है। मान लेते हैं कि आयरन की कमी हो जाती है, उस स्थिति में पादप में क्या प्रभाव उत्पन्न होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित हो गई, श्वसन की क्रिया प्रभावित होगी क्योंकि ईटीए तो चलेगा ही नहीं। इसके अतिरिक्त प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया बाधित हो जाती है। कौन सी क्रिया, प्रोटीन संश्लेषण नहीं हो पाएगा या फिर मंद हो जाएगा। पादप की वृद्धि भी मंद होना प्रारंभ हो जाएगी। सीधा सा प्रभाव किससे पड़ रहा है, फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, खाद्य पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा है, फलस्वरूप ग्रोथ नहीं हो रही है, वृद्धि मंद हो जाती है। तो ये था आयरन के बारे में। नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है जिंक, जिसको हम ZN से लिखते हैं, Z कैपिटल N स्मॉल। ये आपको पता ही होगा कि सिंबल प्रारूप में कैसे लिखा जाता है। इस जिंक का अवशोषण Zn+2 के रूप में हो रहा है। जिंक एक ही प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित कर रहा है, तो Zn+2 के रूप में। मृदा में जिंक कई रूपों में अवेलेबल होता है, जैसे जिंक क्लोराइड, जिंक नाइट्रेट, जिंक हाइड्रोक्साइड इत्यादि प्रारूप में। पादपों में जिंक का मुख्य रोल होता है, वो है कार्बोक्सिलेज एंजाइम का घटक है। कार्बनिक एनहाइड्रेट का मुख्य घटक है वो कौन सा है, जिंक। ये का मतलब जिंक। इंडोल एसिटिक एसिड एक प्लांट हार्मोन है। इंडोल एसिटिक एसिड क्या है, पादप हार्मोन जो पादप वृद्धि को प्रभावित करता, प्रेरित करता है। और फास्फोरस के संश्लेषण, फास्फोरस के तो अवशोषण, और इंडोल एसिटिक एसिड IAA के संश्लेषण की क्रिया को नियंत्रित करता है, रेगुलेट करता है। जिंक उपस्थित है, IAA का संश्लेषण होगा। जिंक की सांद्रता कम है, इंडोल एसिटिक एसिड का संश्लेषण नहीं होगा। और इंडोल एसिटिक एसिड सीधी सी पादप की वृद्धि को प्रेरित करने वाला कारक होता है, जिसको हम पादप वृद्धि के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो ये फास्फोरस का अवशोषण और इंडोल एसिटिक एसिड के संश्लेषण क्रिया को रेगुलेट करने का कार्य करता है। अगेन देख लीजिए कि जिंक मुख्य रूप से रोल निभाता है, वो
हार्मोन के संश्लेषण और कार्बोऑक्सीलेज का घटक, जिसके अंदर कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम आता है। पादप में जब जिंक की कमी हो जाती है तो पर्ण में श्वेत उत्तक सहित धब्बे उत्पन्न होते हैं। श्वेत उत्तक सहित का तात्पर्य क्या है? ये पर्ण, यहाँ पे धब्बे विकसित होंगे, लेकिन इन धब्बों का रंग कैसा होगा? वाइट कलर का, श्वेत होंगे। ये धब्बे मूल रूप से इस क्षेत्र की कोशिकाएं के विघटन होने से उत्पन्न होते हैं, तो उसको नाम देते हैं श्वेत उत्तक से धब्बे। प्रारंभ में ये धब्बे छोटे छोटे होते हैं, लेकिन फिर एक से अधिक धब्बे आपस में मिल जाते हैं तो बड़े धब्बे होना प्रारंभ हो जाते हैं। जब इन धब्बों का आकार बढ़ जाता है, फैल जाता है, उस स्थिति में पर्ण पूर्ण रूप से विकृत हो जाती है। सेकेंड, पादप स्तंभित हो जाता है, छोटा हो जाता है, बौना हो जाता है। पर्ण का आकार छोटा होना प्रारंभ हो जाता है। पहले होने के बाद में फिर फैलता नहीं है, बल्कि प्रारंभिक पर्ण होती है वो पूर्ण अपने आकार में परिवर्तित नहीं होती। बड़ी पर्ण होनी चाहिए वो नहीं होती, छोटी रह जाती है। एवं विकृतीकरण उत्पन्न हो जाता है, आकार चेंज हो जाता है। फ्लोएम में मेल फॉर्मेशन हो जाता है, माल फॉर्मेशन, जिसके अंतर्गत कृष्णा सामान्य भाषा में कहते हैं। फ्लोएम अपने कार्य के अनुसार, अपने आकार के अनुसार, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाता। तो फ्लोएम के अंतर्गत या फ्लोएम के संचरण के कार्य में बाधा उत्पन्न होने के कारण खाद्य पदार्थ का परिवहन एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं होता। इस तत्व की कमी के कारण एक रोग उत्पन्न होता है, उसको नाम देता है लघुपर्ण रोग। ये मुख्य रूप से सेब का लघुपर्ण रोग होता है, तो लघुपर्ण रोग के नाम से इसको जाना जाता है। इस स्थिति में क्या होगा? पर्ण का आकार छोटा हो जाता है। अब सेब के पादप के संदर्भ में बात करें, पादप बड़ा होता है, वटवृक्ष के समान होता है, तो पर्ण आकार में बड़ी होगी, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी, फलस्वरूप सेब जो फल बनेगा वो बड़े आकार का बनेगा, पोषक तत्व युक्त होगा। लेकिन लघुपर्ण होने के कारण, फोटोसिंथेसिस की क्रिया प्रभावित होने के कारण फल भी छोटे आकार का होता है। छोटे फल उत्पादकता की क्रिया को प्रभावित करता है। तो ये थे आज की हमारे इस क्लास के 3 एलिमेंट, मैग्नीज, आयरन और जिंक। कुल कितने हुए? 3 प्रकार के। शेष 5 सूक्ष्म मात्रक तत्वों के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार के डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स के रूप में ज़रूर सेंड करें। थैंक यू, नमस्कार।